स्वागत है आप सभी का एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। चलिए शुरू करेंगे दिल्ली एनसीआर से जुड़ी खबरें। सबसे पहले बात होगी दिल्ली में हुए एसिड अटैक की। छात्रा पर एसिड अटैक मामले में आरोपी सचिन ने पुलिस को बताया कि करीब 3 महीने पहले किशोरी ने उससे दोस्ती तोड़ ली थी। उसने एकाएक उससे मेलजोल रखना बंद कर दिया। बार बार प्रयास के बाद भी किशोरी उससे मेलजोल रखने को राजी नहीं रह रही थी और इसी बात को लेकर वो काफी गुस्सा था। किशोरी को सबक सिखाने के लिए उसने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर साजिश रची। ऑनलाइन साइट फ्लिपकार्ट से उसने एसिड खरीदा और घटना के समय सचिन जिस मोटरसाइकिल पर सवार था उसे उसका दोस्त हर्ष चला रहा था। इधर वीरेंद्र ने पुलिस को चकमा देने के लिए सचिन की मोबाइल, स्कूटी और उसके कपड़े पहन लिए। इसके पीछे उद्देश्य था कि पुलिस यदि छानबीन करे तो उसे सचिन के मोबाइल लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज से पता चले कि वो घटनास्थल पर नहीं था। हमारे साथ इस वक्त पूर्व आईपीएस वेद भूषण सर जुड़े हुए हैं, उनसे हम इस पर बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एफएम न्यूज पर। जी नमस्कार जी। सर, जिस तरह की हम ये खबर देख रहे हैं, एसिड अटैक को लेकर लंबे समय तक चर्चाएं चलती रही, कानून बना, प्रदर्शन हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी एसिड अटैक रुके नहीं है। और इस तरह की ये जो मानसिकता है अपराधियों की कि अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपके साथ संबंध नहीं रख रहे हैं, आपको किसी चीज के लिए मना किया जा रहा है, इनकार कर रहे हैं, तो आप लड़की के साथ कुछ भी कर गुजर रहे हैं। ऐसे अपराधियों के खात्मे के लिए या फिर ऐसे अपराधों के लगाम के लिए और क्या कदम उठाए जा सकते हैं? देखिए, इस बारे में जो कानून है 326A वो बहुत पर्याप्त है। उसमें बेल का प्रोविजन नहीं है, नॉन बेलेबल है। हाँ और 10 साल की सजा का प्रावधान है। उसके बावजूद भी जो इस तरह के एसिड अटैक होते हैं जी। उनके ऊपर जो रिटेल में जो एसिड मिलता है उसको चेक किए जाने की जरूरत है कि रिटेल में नाजायज जो है लोगों के हाथ में तेजाब ना पहुंच पाए। हाँ। उसके लिए तमाम तरह के कदम उठाए जाने की जरूरत है और इसके लिए बाकायदा गाइडलाइंस बनी हुई है। फिर भी जो दुकानदार है अपने छोटे लालच के चक्कर में वेदभूषण सर, तेजाब आम आदमी के हाथ में बेच रहे हैं, जिस हाँ वजह से इस तरह की ठीक वारदातें है हो जाती हैं। वेदभूषण सर, देखिए हम लोगों ने बीते दिनों बीते कुछ सालों में काफी कानून बनाए गए, गाइडलाइंस जारी की गई थी कि रिटेल में तेजाब नहीं मिलेगा, आई कार्ड आपको लेकर जाना होगा, पर्पस क्या है वो सब कुछ क्लियर होना चाहिए, तमाम तरीके की गाइडलाइंस जारी की गई थी। लेकिन इस पूरे मामले में ऑनलाइन खरीदारी हुई है। एक ऑनलाइन वेबसाइट से, ई कॉमर्स वेबसाइट से, बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट है फ्लिपकार्ट, वहां से तेजाब खरीदा गया है। अब इन प्लेटफॉर्म्स का क्या किया जाए, किस तरह से लगाम लगाई जाए? देखिए, जो फ्लिपकार्ट के माध्यम से इस तरह की जो चीजें प्रोहिबिट आइटम्स हैं, यदि वो वहाँ से सेल किए जा रहे हैं तो फ्लिपकार्ट पर भी रोक लगाई जा सकती है। ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है हाँ। कि इस तरह की चीजों पर चेक करना, बैलेंस करना, ये जो तमाम सिस्टम है उनकी जिम्मेदारी है। यदि आप कल को रिवॉल्वर, बंदूक भी यदि फ्लिपकार्ट से भेज के मंगवाने लगेंगे तो ये फ्लिपकार्ट की जिम्मेदारी है कि वो क्या प्रोडक्ट जो है बेच रहे हैं, किस कंट्री में, वहाँ पर वो अलाउड है या नहीं है। अमेरिका में रिवॉल्वर, पिस्टल बेचना अलाउड है, खुलेआम शॉप से ला सकते हैं, पर इंडिया में नहीं है। तो परंतु फ्लिपकार्ट चूंकि एक इंटरनेशनल कंपनी है, ये कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो तेजाब उन्होंने अननोन आदमी के हाथ में पहुंचा कैसे दिया। हाँ। तो ये तमाम चीजें सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और इनके ऊपर सख्त एक्शन लिए जाने की जरूरत है। हाँ सर, इस पूरे मामले में जो घटना हुई है वो महज एक दोस्ती को लेकर हुई है कि आपसे दोस्ती तोड़ दी तो शख्स ने तेजाब फेंक दिया, अपने दोस्त की जैकेट पहनकर आ रहा है, गुमराह करने की पूरी कोशिश की, हालांकि कर नहीं पाया। लेकिन जो मानसिकता डेवलप होती चली जा रही है लोगों में कि आपको ना नहीं कह सकते, खासकर लड़कों में ये देखा जा रहा है कि आपको ना नहीं कह सकते। अगर लड़की ने आपको ना कहा तो फिर आप उसके साथ रेप, हत्या, एसिड अटैक, उसकी किडनैपिंग, कुछ भी कर सकते हैं। इस मानसिकता का इलाज क्या है और क्या आपको वजह नजर आती है? देखिए, ये चीजें घर से शुरुआत होती है, दोनों ही पक्ष इसकी जिम्मेदार हैं। लड़की 17 साल की है और अभी तो प्रेम प्रसंग में पड़ी हुई है, तो इसकी पढ़ाई करने की उम्र है। 18 साल में जाकर शादी की एलिजिबल होती है। उससे पहले माँ बाप की जिम्मेदारी है कि हमारी लड़की किन लोगों के साथ कांटेक्ट में है, किसके साथ मोबाइल से
जुड़ी हुई है। ये पेरेंट्स की, समाज की जिम्मेदारी है। हर जगह ना तो पुलिस को, हर लड़की के साथ ना तो पुलिसमैन लगाया जा सकता, ना हर जगह प्रेम प्रसंगों के पीछे इन्वेस्टिगेशन की जा सकती। हाँ, ये तमाम चीजें घर से शुरू होती है, स्कूल से शुरू होती है। हाँ, स्कूल के बाहर वो लड़का उस लड़की मिले होंगे, रैंडम तो मिले नहीं, तो लड़का लड़की मिले एकदम से प्यार हो गया। ये मोहल्ले में, पड़ोस में की जानकारी में लड़का लड़की आए होंगे, तो ये उनकी खुद की भी जिम्मेदारी है, चाहे वो लड़की भी है, उसको भी उसकी मदर को समझाना चाहिए कि भाई अभी तुम्हारे प्रेम प्रसंग में जाने की उम्र नहीं है, अभी बिल्कुल। थोड़ा इंतजार कर लीजिए, हाँ, पैरों पर खड़े हो जाइए। आपने देखा श्रद्धा केस के अंदर क्या हुआ, वो अपने पेरेंट्स को, बाप को तक को नहीं मानती थी अपना बाप। 2 साल तक अपने बाप से, जिसको पैदा किया उसकी माँ मर गई और बाप से भी कांटेक्ट में नहीं है, तो परवरिश में भी कहीं ना कहीं कमी है। तो हाँ। परवरिश में लड़कियों की तरफ, लड़कों की लेकिन तरफ सर दोनों ही चीजों में एक चीज कॉमन है, आप एक रिश्ते में पड़े ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर इनकार किया जा रहा है, चाहे वो लड़का कर रहा है या लड़की कर रही है, अगर वो इनकार कर रही है कि नहीं हमें इसमें आगे नहीं बढ़ना है, उसकी कोई भी वजह हो सकती है, शायद घर वालों की समझाइश पर समझ में आया कि नहीं हम गलत कर रहे हैं, अभी इस सब का वक्त नहीं है, या फिर ये इंसान सही नहीं है, या फिर रिश्ता सही नहीं चल रहा है, इस वजह से ना कही गई। लेकिन सामने वाले को, काउंटर पार्ट को ये समझने की जरूरत है कि ना का मतलब सिर्फ ना होता है। बिल्कुल ये बात समझाने की है, चाहे लड़का और लड़की है, उनको स्कूल में बताना चाहिए कि लड़की यदि प्रेम प्रसंग में आगे नहीं बढ़ना चाहती तो आप उसको दूसरी लाइन पर जा सकते हैं, छोड़ सकते हैं, रिश्ते को त्याग सकते हैं। परंतु अब वो लड़का एक्चुअली तो जेल में है, इसलिए हाँ, उसकी जेल भी मुश्किल से, उसकी इसका भुगतान उसको करना पड़ेगा। तो समाज में एक मैसेज जाएगा कि यदि इस तरह से प्रेम प्रसंग में लड़की मना करती है तो उसको छोड़ देना चाहिए, परंतु समाज में होता नहीं है। लड़कियों की तरफ से बहुत सारे ऐसे केस आते हैं जब लड़के मना कर देते हैं, हाँ, दूसरी लड़की के अफेयर में हो जाते हैं, तो वो भी लड़की बर्दाश्त नहीं कर पाती कि मेरा जो आशिक है, मेरा प्रेमी, मेरा लवर दूसरी लड़की में कैसे प्यार कर सकता है मेरे सर रहते क्या हुए। लगता है तो आपको? ये देखिए इस बीच कई सारी चीजें हो रही हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए बच्चे काफ़ी कंटेंट के कांटेक्ट में आ रहे हैं, चाहे फिर वो हमारा मास मीडिया हो जैसे टेलीविजन है, गाने हैं, फिल्में हैं, सिनेमा, इन सब का बहुत योगदान है आज के समाज को बनाने में। क्या लगता है, क्या ये अब वक्त आ चुका है, ज़रूरी है कि तमाम आपराधिक घटनाओं को और इस तरह की जो घटनाएं हो रही है प्रेम प्रसंग के चलते, या फिर लोग अपने अहम से जोड़कर देख रहे हैं हर एक चीज़ को, कई अपराध सिर्फ अहम की वजह से हो जा रहे हैं, क्या ये वक्त आ गया है कि हम स्कूल लेवल से ही, चाहे स्कूल सरकारी हो या प्राइवेट हो, काउंसलिंग का भी एक सेशन बच्चों के साथ में ज़रूर हो, ताकि उनका जो डेवलपमेंट है, जो मेंटालिटी का डेवलपमेंट है, जो मेंटल डेवलपमेंट है उनका, वो सही रास्ते पर हो? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि अब हम एक तरफ तो वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं, ड्रेसेस के अंदर, खान पीन ट्रांजिशन में, फेज में है। ड्रिंक है, हाँ, सिगरेट है, और परंतु उसमें आप एजुकेशन का, आप वही कि संस्कृति से जुड़े रहो, संस्कृति, आप दूसरी तरफ आप संस्कृति दूसरी दिखा रहे हो और घर में संस्कृति बता रहे हो कि आपको हर एक लड़के को भाई बहन की तरह मानना चाहिए। और सेक्स एजुकेशन की जहाँ तक संबंध, कितनी बार सवाल उठे हैं कि सेक्स एजुकेशन क्यों ना दी जाए बच्चों को, क्यों ना उनको सेक्स के बारे में जानकारी दी जाए, परंतु उस बारे में कोई जब मामला आता है तो कहते हैं हमारी संस्कृति के खिलाफ है, हाँ, हमारी संस्कृति में सेक्स नाम की कोई चीज नहीं होती। और हाँ, जबकि सारी शुरुआत जड़ जा वहीं पर जाकर, शुरुआत भी वही होती है, खत्म भी वही होती है। तो जैसे बिल्कुल। वैसे आप तनकीद के में आप यदि उनकी नकल ही करना चाहते हैं तो सारी चीजें नकल कीजिए, फिर आधा नकल करने में वो हाँ, यही कहीं ना कहीं वो जो ये जो जैसे ट्रांजिशन फेज है, ये बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है आपराधिक घटनाओं को बढ़ावा देने में। बहुत बहुत शुक्रिया वेदभूषण सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। और मेरे सहयोगी अजीत मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा उनसे हम बातचीत करेंगे। अजीत, क्या कुछ ताज़ा जानकारी इस पूरे मामले पर, क्या स्थिति बताई जा रही है लड़की की अब? बिल्कुल मैं बता दूंगा, हालांकि लड़की की जो हालत है वो काफी बनी हुई है। और अगर मैं ताजा अपडेट की बात करूं तो पुलिस ने इस मामले में 24 घंटे से भी कम समय में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें जो मेन आरोपी सचिन बताया जा रहा है, जिसकी जो छात्रा है उससे नौकरी थी और पिछले कुछ लगभग महीना भर पहले से किसी वजह से उन दोनों के बीच में कोई कहासुनी हुई, आपसी विवाद भी कहा जा सकता है, जिसकी वजह से लड़की ने उससे बात करना बंद कर दिया था। ठीक है। इसी वजह से परेशान होकर आरोपी ने इस वारदात को अंजाम देने की एक पूरी योजना बनाई, जिसमें पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, सचिन और वीरेंद्र। जिसमें मैं बात करूं तो कल जो घटना हुई इसमें सचिन और हर्षित उस समय दोनों ही साथ में थे, जबकि हर्षित बाइक चला रहा था और सचिन ने जो छात्रा पर तेजाब फेंकने की जो घटना को अंजाम दिया। अगर मैं वीरेंद्र की बात करूं तो वो शख्स है जिसने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, क्योंकि तीनों की एक साजिश थी कि वीरेंद्र को एक जगह पर लगाया गया था ताकि वो सचिन के कपड़े पहन करके पुलिस को गुमराह कर सके कि सचिन उस समय वहां पर मौजूद था। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो तीनों की जो साजिश है वो नाकामयाब हुई और पुलिस ने वारदात के कुछ समय बाद ही तीनों को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस अब आगे की जांच में
लगातार जुटी हुई है। हम्म। अजीत, बच्ची की स्थिति के बारे में क्या बताया जा रहा है? बिल्कुल, बच्चे की स्थिति जैसा कि बताया गया कि बच्चे की स्थिति स्थिर है, हालांकि ज्यादा माइनर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जब तक खतरे से बाहर नहीं आगे तक आ जाती है छात्रा, तब तक कहीं ना कहीं पूरे परिवार के लिए ये मुश्किल भरा समय जरूर है, और ऐसे में अभी कुछ भी कह पाना शायद जल्दबाजी होगा। अजीत, माता पिता से बातचीत हो पाई है या फिर किसी भी और परिजन से आपकी बातचीत हो पाई है क्या? तो बिल्कुल परिजन से जो जानकार है वहाँ के आसपास के लोग हैं उनसे बात की है। जैसा कि बताया, जो आरोपी है सचिन, ये जो युवती है, जो छात्रा है, उसके पास ही रहते थे। दोनों पिछले लंबे समय से एक दूसरे के संपर्क में थे। दोनों के बीच में दोस्ती का काफी पुराना रिश्ता भी था, और लगभग जैसा बताया कि पिछले कुछ समय से इन दोनों के बीच में किसी बात को कासनी हुई, और यही बात सचिन से नागवार पूछी। सचिन ने कई बार बात करने का प्रयास किया, लेकिन जो छात्रा थी वो उससे बात करना नहीं चाहती थी, और इसी वजह से आहत होकर कहें या परेशान होकर सचिन ने बाकायदा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है फ्लिपकार्ट से तेजाब खरीदा, और उसके बाद इस पूरी घटना को अंजाम दिया। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब छात्रा स्कूल जा रही थी, जब सुबह की घटना थी, तो उसके साथ उसकी छोटी बहन भी थी, और यह यूं कहे कि कहीं ना कहीं जो उसकी छोटी बहन है वो बाल बच गई, और जो शिकार है वो बहन हुई। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से बहन का उसके साथ, बिल्कुल, शायद इस घटना का और भी विभत्स चेहरा हमें देखने को मिलता। अगर दोनों ही बहनों के ऊपर तेजाब पड़ जाता तो और भी विभत्स ये पूरी घटना हो सकती थी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया अजीत उस पूरी जानकारी के लिए। तो दिल्ली के द्वारका में एक 12वीं की छात्रा पर तेजाब फेंकने की यह घटना सामने आई, जिसमें छात्रा की बहन भी उसके साथ थी, और छात्रा के एक पुराने दोस्त ने उस पर तेजाब फेंक दिया। पूरे मामले में 3 लोगों के ऊपर अब आरोप तय किए जाएंगे। तीनों दोस्त थे, तीनों ने एक साजिश के तहत ऑनलाइन ई-कॉमर्स वेबसाइट से तेजाब खरीदा और उसके बाद लड़की पर तेजाब फेंक दिया। दिल्ली में श्रद्धा वाकर हत्याकांड का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ। इसी बीच दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी इसी तर्ज पर की गई अंकित की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मकान मालिक ने रुपए के लालच में अपने किराएदार की हत्या की खौफनाक वारदात को अंजाम दे दिया। पुलिस ने इस घटना का खुलासा किया है। गाजियाबाद में एक युवक की पैसों के लिए हत्या कर उसके शव के 4 टुकड़े करके ठिकाने लगाने का यह मामला सामने आया है, और युवक की हत्या अक्टूबर के महीने में कर दी गई थी। आरोपी युवक के मकान मालिक पर आरोप तय किया गया है, और उसकी पत्नी को मृतक युवक बहन कहता था। मामला गाजियाबाद के मोदीनगर थाना क्षेत्र के राधेश्याम कॉलोनी का है। अंकित खोकर मूल रूप से बागपत का रहने वाला था और अपने माता पिता की इकलौती संतान था। अंकित ने हाल ही में अपनी पैतृक जमीन बेची थी, जिससे उसको 1 करोड़ रुपए के करीब मिले थे, और अंकित जिसके मकान में रहता था उसके मालिक का नाम उमेश शर्मा है। आरोप है कि उमेश ने कई किश्तों में अंकित से काफी पैसा लिया था। पुलिस के मुताबिक अंकित से उमेश 40 लाख रुपए नकद, चेक और ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के जरिए ले चुका था। साथ ही ये राज ना खुले इसलिए उमेश ने उसकी हत्या कर दी। न सिर्फ हत्या की बल्कि उसके शव के कई टुकड़े करके फेंक दिए। पुलिस के मुताबिक हत्या 6 अक्टूबर को गला दबाकर की गई थी, फिर 4 हिस्से किए गए। उमेश ने अंकित के शरीर के 3 हिस्से करके उन्हें पन्नी में पैक कर दिया। एक हिस्सा उसने मुजफ्फरनगर के खतौली में नहर में फेंक दिया और एक हिस्से को पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर फेंक दिया। इसके बाद उमेश ने अंकित के खाते में से 20 लाख रुपए निकाल लिए। इसके बाद उमेश ने अपने मित्र प्रवेश को अंकित का एटीएम दिया और बाकी पैसे उत्तराखंड से निकालने के लिए कहा। इसके साथ ही हिदायत भी दी कि वो पैसे निकालने जाए तो मोबाइल लेकर ना जाए। पुलिस ने उमेश और प्रवेश को हिरासत में ले लिया है। दिनांक 12 दिसंबर को थाना मोदीनगर क्षेत्र पर एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें 4 लोगों के द्वारा आकर थाने पर यह बताया गया कि उनका एक साथी अंकित, जो कि वर्तमान में मोदीनगर क्षेत्र में रहता है और एक पीएचडी स्कॉलर है, वो लगभग 5 अक्टूबर के बाद से उसके द्वारा उनसे कोई संपर्क नहीं किया गया और वो गायब है। इस घटना को सीरियसली लेते हुए तत्काल इसमें टीमें गठित की गई एवं गुमशुदगी में मुकदमा पंजीकृत किया गया।
इसमें जो मृतक का मकान मालिक था, सबसे पहला शक उसी पर गया और जब उसको हिरासत में लेके उससे गहनता से कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने पूरी घटना को करना कबूला। उसके द्वारा ये बताया गया कि मृतक अंकित के अकाउंट में कुछ ज़मीन बेचकर कुछ पैसा आया था और इसके मन में लालच आ गया था, तो इसीलिए इसने कुछ पैसा पहले ही अंकित से अपने अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करवा लिया था। इसके बाद जब इसको लगा कि ये पूरा पैसा हड़प सकता है तो इसने अंकित के इंटरनेट बैंकिंग डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, डेबिट कार्ड डिटेल्स सब चीज़ें इसने ले ली अपने पास और इसके बाद इसने अंकित को गला दबा के मार दिया। उसके उपरांत इसने एक आरी लेके अंकित के शव के कई हिस्से किए और उनको अलग अलग स्थानों पर इसने डिस्पोज कर दिया। उसके बाद से इसने इंटरनेट बैंकिंग करके कुछ पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र किया एवं डेबिट कार्ड के माध्यम से अलग अलग एटीएम्स पर जाके इसने वो पैसा खुद और फिर अपने एक साथी प्रवेश के माध्यम से इसने पैसा निकलवाया और उस पैसे को फिर ये लोग अपने पास रखते रहे। तो इस पूरे घटनाक्रम में हम लोग ने इन दोनों को हिरासत में लिया है, उमेश और प्रवेश को। अभी इनसे और गहनता से इसमें पूछताछ हमारे द्वारा इसमें की जा रही है। इनके पास से काफ़ी सामान जो मृतक का था वो बरामद किया गया है, जिसमें बैंक पासबुक्स, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सब कुछ हैं और भी अन्य सामान हैं। और इसके अलावा इनके जहाँ पर ये घटना हुई थी, जहाँ पर ये कृत्य किया गया था, इसके घर से हमारी फॉरेंसिक टीम्स ने भी अहम साक्ष्य इसमें जुटाए हैं और इसमें हम लोग सभी चीज़ों को अपने कभी कभी एडवेंचर आपकी जिंदगी पर भारी पड़ जाता है। ऐसा ही एक वाक्य गाजियाबाद में सामने आया है, जहां मसूरी थाना क्षेत्र के कल्लूगढ़ी रेलवे फाटक के पास रेलवे ट्रैक पर खड़े होकर रील बना रहे एक युवती और दो युवकों की ट्रेन की चपेट में आकर मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही मृतकों की पहचान का प्रयास किया जा रहा है। डीसीपी रूरल जोन डॉक्टर ईरज राजा ने जानकारी दी और बताया कि स्टेशन मास्टर से सूचना मिलने पर कल्लूगढ़ी रेलवे ट्रैक पर एक युवती और दो युवक द्वारा बनाई जा रही थी रील। तभी एक तेज रफ्तार पद्मावत एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से तीनों की दर्दनाक मौत हो गई। लिहाजा तीनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तीनों की पहचान के प्रयास जारी हैं। युवती की उम्र लगभग 22 से 25 वर्ष बताई जा रही है, वहीं दोनों युवकों की उम्र 30 से 35 वर्ष के बीच बताई जा रही है। फिलहाल मृतकों की पहचान की कोशिश जारी है। इसी खबर पर बातचीत के लिए मेरे सहयोगी ताहिर मेरे साथ सीधा जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। ताहिर, क्या इस मामले में मृतकों की पहचान हो पाई है? पुलिस क्या जानकारी दे रही है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि गाजियाबाद का ये मामला है, जहां पर कल्लूगढ़ी रेलवे फाटक के पास जो है वीडियो रील बनाना एक युवक और दो युवकों को जो है इतना भारी पड़ा कि तीनों की जो है दर्दनाक मौत हो गई है। पुलिस के आलाधिकारी सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचते हैं और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी जाती है। पुलिस के आलाधिकारियों से मेरी बात हुई है। पुलिस के आलाधिकारियों ने जब पूरे मामले की गहनता से जाँच की तो पता चला कि तीनों की पहचान जो है नदीम, शकील और जैनब के रूप में हुई है। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि नदीम और जैनब जो है पति पत्नी है, जबकि इनका तीसरा जो साथी शकील है वो जो है इन्हीं का जो है रिलेटिव बताया जा रहा है। और देर रात जो है वीडियो बनाने के लिए रेलवे फाटक के पास पहुंचे थे, तभी पद्मावती एक्सप्रेस जो है पीछे से तेज रफ्तार से आती है, जिसकी चपेट में तीनों आ जाते हैं और तीनों की दर्दनाक मौत हो जाती है। देखने वाली बात यह है कि सोशल मीडिया पर जो है एक्टिव रहने के ख्याल के चलते जो है तीनों जो है रेलवे क्रॉसिंग पर जो है वीडियो बनाने के लिए गए थे, लेकिन उसी दौरान जो है तेज गति से चलने वाली एक्सप्रेस आ जाती है, जिसकी चपेट में आने से तीनों की मौत हो जाती है। देखिए, और ये कोई ऐसा पहला मामला नहीं है जहां पर रील बनाने के लिए या फिर फोटोग्राफी करने की वजह से हादसा हो गया हो। बार बार एडवाइजरीज जारी की जाती है, लोगों को कहा जाता है कि आप जो भी करें अपना ख्याल रखें, सावधानी बरतें। कई बार देखा गया है लोग हाई पॉइंट्स पर जाकर खड़े हो जाते हैं और वहां से तस्वीर लेने के चक्कर में, सेल्फी लेने के चक्कर में नीचे गिर जाते हैं। नदी के पास ऐसे हादसे हो जाते हैं। रेलवे ट्रैक पर होने वाला भी ये कोई पहला हादसा नहीं है, लेकिन लोग सबक लेते हुए नहीं दिख रहे हैं और ऐसे हादसों में खामियाजा इनके परिजनों को भुगतना पड़ता है।
देखिए बिल्कुल इसमें कोई दोहराई नहीं है। जिस तरीके से पहले भी कई ऐसे मामले निकलकर सामने आ चुके हैं जहाँ टिकटॉक या सोशल मीडिया पर और एक्टिविटी को अंजाम देने के लिए वीडियो बनाई जाती है और उस दौरान जो है हादसे हुए हैं, हाँ। उसी को ध्यान में रखते हुए अलग अलग प्रशासन के द्वारा जो है कार्रवाई लोगों के खिलाफ जो है की गई है। साथ ही लोगों को जो है अवेयरनेस करने के लिए अलग अलग तरीके से जो है चाहे वो सोशल मीडिया रहा हो या फिर आम जनता के बीच में जाके जी। लोगों को समझाने की कोशिश की गई हो। लगातार प्रशासन के द्वारा कोशिश की जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी सोशल मीडिया पर एक्टिविटी बनाए रखने के लिए और अपने आप को एक नई पहचान दिलाने की खातिर जो है लोग जो है सार्वजनिक जगहों पर जाते हैं या फिर उन जगहों को चिन्हित करते हैं जो जिसकी पॉइंट होते हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशन रहा हो, हाईराज बिल्डिंग रही हो या फिर हिल स्टेशन वगैरह रहे हो। कई बार हादसे देखने को मिले हैं और गाजियाबाद का ये जो नजारा है ये भी जो है इसी का एक जीता जागता सबूत है, जहाँ पर कल्लुवाड़ी रेलवे फाटक के पास जो है वीडियो बनाते समय तीनों की जो है मौत हो गई है। बिल्कुल। अच्छा जाहिर बात है कि हर चीज के प्रो और कॉन होते हैं, यानी एक अच्छा पहलू और बुरा पहलू होता है। इसी तरह से सोशल मीडिया का भी हम देख रहे हैं कि लगातार अच्छे बातें भी सामने आ रही है, एक सकारात्मक नजरिया भी उसके प्रति हम रख सकते हैं, लेकिन खामियाजा भी लोगों को भुगतना पड़ता है। ये जो रेलवे फाटक बताया जा रहा है, कलवे रेलवे फाटक, किस तरह का इलाका है? क्या यहाँ पर और लोग मौजूद नहीं थे? क्या यहाँ पर कोई ऐसा मतलब क्या ये भीड़ भाड़ वाला इलाका है, सुनसान इलाका है? कैसे ये लोग रेलवे ट्रैक के बीच में पहुंच गए और किसी ने रोका भी नहीं? देखिए बिल्कुल नीतीशा, आपको बता दूं कि रेलवे फाटक जो है कल्लूबड़ी रेलवे फाटक है, यहाँ पर जो है आवाजाही का लोगों की जो है लगातार जो है लगी रहती है, जिसके चलते कई बार जब ट्रेन आती है तो रेलवे क्रॉसिंग को जो है पूरी तरीके से बंद कर दिया जाता है। उसी का फायदा उठाकर ये तीनों लोग जो है रेलवे फाटक पर वीडियो बनाने के लिए पहुंचे थे ताकि टिकटॉक पर अपनी वीडियो को लाइव अच्छे तरीके से दिला सके। और पीछे का जो बैकग्राउंड था इनको पूरी तरीके से जानकारी बताई जा रही है कि पीछे से जैसे ही ट्रेन गुजरेगी उसी दौरान जो है पूरी वीडियो बनाई जाएगी, सोशल मीडिया पर इसको जो है वायरल किया जाएगा। लेकिन उनकी यही वीडियो उनके लिए मौत का कारण बन गई, जिसके चलते वो ट्रेन की चपेट में आ गए। वहां मौजूद जो लोग थे और जो स्टेशन पर तैनात जो रेलवे फाटक इंचार्ज है उससे हमारी बात हुई है, उसका साफ तौर पर कहना है कि 3 लोग जो है यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए आए थे। उनको चेतावनी देने के लिए जैसे ही यहाँ से जो है जाया जाता है, फौरन अचानक से तेज रफ्तार एक्सप्रेस ट्रेन आ जाती है, जिसकी चपेट में आने से तीनों की जो है मौत हो गई है। फिलहाल तीनों के सबको कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की जांच शुरू कर दी है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ यही खड़ा होता है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया का क्रेज लोगों में बढ़ता जा रहा है, खासकर नेगेटिव पॉइंट की अगर बात की जाए तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नेगेटिविटी फैलाने की खातिर या सिर्फ नेगेटिव पॉइंट जो है ढूंढते हैं और उस पॉइंट पर जो है काम करना शुरू कर देते हैं, जिसके चलते कई बार लोगों की जो है मौत होती हुई नजर आई है। बिल्कुल, इस तरह के तमाम जो हादसे हैं इनसे सबक लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि सोशल मीडिया लाइक्स और फॉलोइंग के चक्कर में आप अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर इस पूरी बातचीत के लिए आपका। पर रील बनाते हुए इन 3 लोगों की मौत हुई है और फाटक इंचार्ज का साफ तौर पर कहना है कि जैसे ही उसने देखा ये 3 लोग रेलवे ट्रैक पर वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो इनको वहां से हटाने के लिए जाने लगा, लेकिन इस बीच पद्मावत एक्सप्रेस आ गई और तीनों को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में घर के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 80 तोला सोना और करीब 5 लाख की लूट की वारदात को भी अंजाम दिया गया है। लूट का विरोध करने पर महिला की तकिए से मुंह दबाकर हत्या कर दी गई। शालीमार बाग थाना इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गया है। मुझे घर निकला था घर से, फिर सुबह 9 सवा 9 मैंने कॉल करके बात करी तो कॉल रिसीव हो गया। फिर उसके बाद मैंने 255 पे कॉल किया था, स्विच ऑफ जा रहा था। फिर उसके बाद बैक टू बैक सारे कॉल स्विच ऑफ थे।
फिर उसके बाद मैं 9:30 बजे जैसे ही घर आया तो मेन गेट खुला हुआ था और लकड़ी के गेट पे ताला लगा हुआ था। फिर वो ताला जैसे ही खोला विद द हेल्प ऑफ पीसीआर और पुलिस, तो फिर वो मेरे साथ ही थे, तो अंदर यही देखा गया कि सारा सामान बिखरा हुआ है और मम्मी की डेथ हो चुकी है और सारी अलमीराज की वगैरह सब मिसिंग है। कितनी सामान गई ये सब? सर अप्रॉक्सीमेटली सामान तो ज़्यादा ही गया है, जैसे इंक्लूडिंग ऑर्नामेंट्स और इंक्लूडिंग कैश ऑल्सो। गोल्ड कितनी गई है और कैश? राजधानी दिल्ली के नेताजी सुभाष प्लेस इलाके में युवक की अपार्टमेंट की छत से धक्का देने से मौत हो गई। युवक पिछले करीब 10 सालों से नेताजी सुभाष प्लेस थाना इलाके के झूलेलाल अपार्टमेंट में काम कर रहा था। पिछले कुछ दिनों से लगातार उसे कुछ लोग पैसों के लिए परेशान कर रहे थे और परिवार का आरोप है कि उन्हीं लोगों ने युवक को छत से धक्का देकर उसकी हत्या कर दी। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है और पूरे मामले की जांच कर रही है। जी क्या नाम है आपका? मोहन। मोहन जी, क्या है पूरा मामला बताइए। थाने के बाहर खड़े हैं, क्या है पूरा मामला? ये थाने के बाहर खड़े हूँ मैं, इसलिए जो खड़ा हूँ, मेरे भाई का जो है हत्या किया गया और मेरी मतलब जो है थाने वाले अभी तक जो है उस पर एक्शन नहीं लिए। क्या करें थाने वाले, क्या करें? वो तो कह रहे अभी केस रजिस्टर किया हूँ, क्या करूँगा। आयु साहब है नहीं, एसओ साहब टूट गए हुए हैं। ये कब का मामला है? कल का है ये। अच्छा, ये वहाँ लड़का क्या करता था? वहाँ सर भी करते, माली काम करता जी। माली का पंडित ही करते थे, वहाँ पे माली काम भी करता था। माली के काम करता था। कितने सालों से काम करता था? 22 साल से करता था। किस पे शक है आपको? हाँ जी, शक जो है 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में गोली मारी है। पकड़े गए आरोपी से पुलिस ने अवैध तमंचा बरामद किया है। आरोपी को पकड़ने की कोशिश में पुलिस ने भी फायरिंग का सामना किया। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल दिल्ली एनसीआर की खबरों में इतना ही। मुझे दे इजाजत, लेकिन आप बने रहे एफएम न्यूज के साथ।